बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये कहानी है सन 1990 की। ये वो वक्त था जब क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इसी वक्त में हमें एक हिटमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम एंटन होता है। एंटन को पुलिस ने पकड़ा होता है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शातिर क्रिमिनल है। वो पुलिस को मारकर वहां से अपना कैप्टिव बोल्ट पिस्टल लेकर निकल जाता है। ये एक तरह का सिलेंडर है जिससे वो लोगों को मारता है। दरअसल इस तरह के सिलेंडर का जानवरों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन एंटन इससे लोगों को मारता है। वो पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी लेकर निकल जाता है और जब वो एक भीड़ में होता है तो देखता है कि वहां पर एक आदमी अपनी गाड़ी के नीचे लेटा है। वो उस आदमी को मारकर उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो एक गैस स्टेशन पर जाता है। गैस स्टेशन का जो ओनर होता है उससे बहुत अच्छे से बात करता है, जिससे एंटन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते, वो हमेशा कोल्ड फेस के साथ ही घूमता है। गैस स्टेशन का ओनर उससे अच्छे से बात कर रहा होता है, इसीलिए एंटन को बहुत गुस्सा आता है और वो तय करता है कि वो इसकी जिंदगी और मौत का फैसला सिक्का उछाल कर करेगा। वो गैस स्टेशन के ओनर को कहता है कि तुम इस सिक्के को उछालो। वो पूछते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। एंटन कहता है कि शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मिल जाए। और इसके बाद सिक्का उछालने से पहले गैस स्टेशन के ओनर हेड्स कहते हैं और हेड्स ही आता है, जिस वजह से एंटन उनकी जिंदगी को बख्श देता है और वहां से निकल जाता है। एंटन दरअसल एक साइको इंसान है जो कभी भी किसी को भी मार देता है। वही हमें एक बीहड़ में दूसरे इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम लेवलिन मॉस है। वो वहां पर शिकार करने के लिए आया होता है। दरअसल वो पहले आर्मी में था और वियतनाम वॉर भी लड़ चुका है और जब वो शिकार कर रहा होता है तभी उसे उस बीहड़ में बहुत सारी गाड़ियां दिखती है। जब वो उन गाड़ियों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर गैंग वॉर हुई है। वो एक आदमी को देखता है जो उससे पानी मांग रहा होता है। ये एक मैक्सिकन आदमी होता है, लेकिन मॉस उसे पानी नहीं देता। और जब वो आगे जाता है तो देखता है कि पेड़ के नीचे एक आदमी है जो पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। उसके पास एक ब्रीफकेस है और उस ब्रीफकेस में $2 मिलियन होते हैं, जो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो उस ब्रीफकेस को लेकर इस जगह से निकल जाता है। घर आकर मॉस अपनी पत्नी को पैसों के बारे में तो बताता है, लेकिन उसे ये नहीं बताता कि उसे पैसे कहाँ से मिले। मॉस को बार बार उस आदमी की याद आ रही होती है जिसने उससे पानी मांगा था, इसीलिए रात को एक बार फिर से वो उसी जगह पर पानी लेकर जाता है। वो अपनी गाड़ी को कुछ दूर पार्क करके उस आदमी के पास जाता है जिसने पानी मांगा था, लेकिन अब वो आदमी मर चुका होता है। और तभी मॉस उस जगह देखता है जहां पर उसने गाड़ी पार्क की थी। उसकी गाड़ी के पास एक और गाड़ी होती है जो मॉस की गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं। दरअसल ये सब के सब ड्रग डीलर हैं और जो $2 मिलियन मॉस को मिले थे वो इन्हीं के हैं। मॉस इन्हें देखकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन ये लोग भी मॉस को देख लेते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके पैर पर गोली भी मार देते हैं, लेकिन मॉस किसी तरह से इनसे दूर निकल जाता है। ये लोग मॉस के पीछे अपने डॉग को छोड़ देते हैं, पर तभी मॉस नदी में कूदकर वहां से निकल जाता है। और जब वो घर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के घर रहना होगा। ड्रग डीलर्स को दिखाया जाता है जो मॉस को ढूंढने के लिए और अपने पैसे वापस हासिल करने के लिए एंटन को हायर करते हैं, क्योंकि वो एक सीरियल किलर है, वो कभी भी किसी को भी मार सकता है। अब एंटन इन्हीं के 2 आदमियों के साथ उस जगह पर जाता है जहां से पैसे गायब हुए थे। ये आदमी एंटन को एक रिमोट दिखाते हैं और बताते हैं कि जब भी तुम्हारे आसपास वो बैग होगा तो ये रिमोट बीप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है। एंटन एक साइको इंसान है, उसके मन में आता है क्यों ना वो सारे के सारे पैसे खुद ही हासिल कर ले, इसीलिए वो इन दोनों को मार देता है और अब उसे बैग की तलाश है। मॉस की कार की नंबर प्लेट से उसे पता चल जाता है कि मॉस कहाँ रहता है। वो सबसे पहले मॉस के घर जाता है, लेकिन वो देखता है कि मॉस और उसकी पत्नी अब घर से निकल चुके हैं। उसे वहां पर टेलीफोन का बिल मिलता है जिस पर एक ही नंबर पर कई बार कॉल किया गया होता है और ये मॉस की पत्नी की मॉम का नंबर होता है, जिससे एंटन को पता चल जाता है कि मॉस तो भाग चुका है, लेकिन उसकी पत्नी उसके मॉम के घर पर है। दरअसल मॉस ने एक मोटेल में स्टे किया होता है जहां पर वो सारे के सारे पैसों को एयर डक्ट के अंदर छुपा देता है। इसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए जाता है और जब वो वापस मोटेल आता है तो उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है, इसीलिए वो उस दिन उस मोटेल में नहीं जाता और अगले दिन वो उस रूम का जिस रूम के एयर डक्ट के अंदर उसने पैसे छुपाए हैं उसके पीछे वाले रूम को ले लेता है, क्योंकि इन
इन दोनों का एयर डक्ट एक ही है। इसके बाद वो एक हुक बनाता है ताकि वो पैसों के बैग को खींचकर अपने पास ले आए। वहीं एंटन को दिखाया जाता है जो शहर के हर एक मोटल में घूम रहा होता है ताकि अगर उसके आसपास बैग हो तो उसके पास जो ट्रैकिंग डिवाइस है वो बीप होना शुरू हो जाए और वो उस मोटल में पहुंच जाता है जहां पर बैग है, यानी जहां पर मॉस है। और उस मोटल के अंदर जाने के बाद उसका रिमोट बीप होना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि पैसों का बैग यहीं पर है और अब वो उस कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जिस कमरे से उसे बीप की सिग्नल की आवाज आ रही होती है। वो अपने शूज उतारकर उस तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और अपनी सिलेंड्रिकल गन से दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है जहां पर 3 मैक्सिकन होते हैं। वो उन्हें अपनी सिलेंड्रिकल गन से मारना शुरू कर देता है। वो भी उस पर गोलियां चलाते हैं और गोलियों की आवाज सुनकर मॉस पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि बैग लेने के लिए कोई ना कोई उस कमरे में आ गया है जिस कमरे के एयर डक्ट के अंदर उसने पैसे छुपाए हैं। एंटन उन तीनों को मारने के बाद एयर डक्ट की तरफ जाता है, पर जब वो एयर डक्ट को खोलता है तो वहां पर उसे बैग नहीं मिलता, लेकिन बैग को खींचने के निशान वहां पर होते हैं जिससे एंटन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बैग छुपाया गया था। दरअसल मॉस ने दूसरे रूम से बैग को हुक से अपनी तरफ खींच लिया होता है। यहाँ पर एंटन ने जिन 3 मैक्सिकन लोगों को मारा होता है ये उन्हीं गैंगस्टर्स के लोग होते हैं जिन गैंगस्टर्स का ये बैग है। दरअसल अब उन्हें पता है कि एंटन उन्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए गैंगस्टर्स ने अपने आदमियों को यहाँ पर भेजा था, लेकिन एंटन ने उन तीनों को भी मार दिया है। और अब मॉस जिसके पास बैग एक बार फिर से आ चुका है वो एक दूसरे होटल में जाता है। उसे शक होता है कि इस बैग के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस वजह से लोग इसका पीछा कर रहे हैं। और जब वो बैग को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है और अब उसे इस डिवाइस को निकालने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि एंटन इस होटल में भी पहुंच चुका है। वो अपनी सिलेंड्रिकल गन से दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन मॉस किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाता है। एंटन भी उसका पीछा करता है। बाहर इन दोनों के बीच में फायरिंग होती है जिसमें दोनों के दोनों जख्मी हो जाते हैं। मॉस इस जगह से निकलकर यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर तक पहुंच जाता है जहां पर वो बैग को झाड़ियों में छुपा देता है और ड्रंक होने का नाटक करके बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। वही हमें शेरिफ टॉम बेल को दिखाया जाता है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि मॉस भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, इसीलिए मॉस की पत्नी यानी कि मॉस की पत्नी की मॉम के घर जाते हैं जहां पर मॉस की पत्नी है और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, अगर तुम्हें मॉस के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना, उसकी जान को खतरा है। वही मॉस को दिखाया जाता है जो जख्मी है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो वहां पर उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम कार्सन है। ये भी एक किलर है और इस आदमी को उस आदमी ने हायर किया है जिस आदमी के $2 मिलियन मॉस के पास है। कार्सन मॉस को समझाता है कि वो पैसे मुझे दे दो, तुम्हारे पीछे कुछ मैक्सिकन गैंगस्टर्स और साथ ही साथ एंटन भी है जो तुम्हें मारकर पैसों को हासिल करना चाहते हैं। अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। लेकिन मॉस उस वक्त उसकी बात नहीं मानता। वहीं एंटन को दिखाया जाता है जिसके पैर पर गोली लगी है जो मॉस ने मारी है। उसके पैर का जो जख्म होता है वो इन्फेक्टेड हो रहा होता है, इसीलिए वो अपनी गोली निकालता है और खुद ही अपने घाव पर स्टिचेस लगाता है। हालांकि उसे दर्द हो रहा होता है लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं होता। इससे पता चलता है कि वो कितना बेरहम है, जिसे ना अपने दर्द का ना किसी दूसरे के दर्द का एहसास होता है। इसके बाद वो उस जगह जाता है जहां पर कार्सन रुका होता है। वो कार्सन को मार देता है क्योंकि उसे पता है कि कार्सन को उसी गैंगस्टर ने भेजा है जिसके $2 मिलियन इस वक्त मॉस के पास हैं। और तभी यहाँ पर कॉल आता है और ये कॉल मॉस का होता है जो कार्सन को पैसे देना चाहता है, लेकिन इस कॉल को एंटन रिसीव करता है। वो मॉस से कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। मुझे पता है कि वो अपनी मॉम के घर पर है। लेकिन मॉस उसकी धमकी से डरता नहीं है और उसे ही धमकी देकर फोन रख देता है। अगली सुबह वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। और अब मॉस की पत्नी को पता है कि मॉस कहां पर है, इसीलिए वो शेरिफ बेल को कॉल करती है और अपने पति की लोकेशन बता देती है। शेरिफ बेल उससे वादा करते हैं कि मॉस को कुछ नहीं होगा, मैं खुद उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। और वो उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर मॉस है। साथ ही मॉस की पत्नी और उसकी मॉम दोनों के दोनों मॉस की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ मैक्सिकन गैंगस्टर्स बहुत वक्त से इन पर नजर रख रहे थे ताकि जब भी मॉस के पास जाए तो ये भी उस तक पहुंच जाए। इसीलिए एक गैंगस्टर मॉस की पत्नी की मॉम के पास उसकी मदद करने के लिए जाता है और बातों ही बातों में पूछ लेता है कि वो कहां पर जा रही हैं। और अब इन्हें पता है कि मॉस कहां पर है
वहीं मॉस को दिखाया जाता है जो झाड़ियों से अपने बैग को लेकर वापस होटल आ जाता है। वहीं शेरिफ बेल को दिखाया जाता है जो इसी होटल की तरफ आ रहे होते हैं और तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि कुछ मैक्सिकन गैंगस्टर पार्किंग से भाग रहे हैं और जब वो होटल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मॉस को उन लोगों ने मार दिया है, यानी कि मॉस की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर शेरिफ बेल को बहुत अफसोस होता है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो मॉस को बचाएंगे। मॉस की पत्नी और उसकी पत्नी की मॉम भी यहाँ पहुंच जाते हैं। मॉस की मृत्यु से सबको बहुत दुख होता है। इस पूरी जगह को सील कर दिया जाता है, लेकिन रात को यहाँ पर एंटन आता है। वो किसी तरह से लॉक को तोड़कर अंदर चला जाता है। वो होटल के उस कमरे में जाना चाहता है जहां पर मॉस रुका हुआ था और तभी यहां पर शेरिफ बेल भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि दरवाजा किसी ने खोला है, इसीलिए वो भी अंदर चले जाते हैं जहां पर एंटन छुपा हुआ होता है। लेकिन शेरिफ बेल की किस्मत अच्छी होती है कि एंटन उनके ऊपर हमला नहीं करता। जिसके बाद अगले दिन शेरिफ बेल अपने अंकल के घर जाते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरह से आज की दुनिया में क्राइम बढ़ चुका है, मैं अपने आप को इस दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। उनके कहने का मतलब ये होता है कि जब वो जवान थे, छोटे थे, तो दुनिया पूरी तरह से अलग थी। तब लोग बहुत इनोसेंट थे, लेकिन आज कोई भी इंसान किसी को मारने से पहले सोचता नहीं है। हालांकि उसके अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया पहले भी ऐसी थी, लेकिन शेरिफ बेल अब रिटायरमेंट लेने का फैसला कर चुके हैं। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद दिखाया जाता है कि मॉस की पत्नी अपनी मॉम के फ्यूनरल से घर वापस आती है और वो देखती है कि उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एंटन होता है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि वही कातिल है जो उसके पति को हमेशा मारना चाहता था। वो उसे साफ साफ कह देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। एंटन उसे कॉइन देता है और कहता है कि तुम्हें इस कॉइन को फ्लिप करना होगा और ये कॉइन डिसाइड करेगा कि तुम जिंदा बचोगी या नहीं। लेकिन वो कॉइन फ्लिप करने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम किसी की भी मौत का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, बल्कि उनकी मौत का फैसला तुम उनके ऊपर कॉइन के जरिए छोड़ देते हो, लेकिन मैं किसी भी कॉइन को फ्लिप नहीं करूंगी। ये फैसला तुम्हें लेना होगा कि तुम मुझे मारोगे या नहीं। और इसके बाद दिखाया जाता है कि एंटन उस घर से बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने से पहले वो अपने शूज चेक करता है कि उनमें खून लगा हुआ है या नहीं, जिसका मतलब ये है कि उसने मॉस की पत्नी को भी मार दिया है। लेकिन मॉस की पत्नी का खून अब उसके सिर पर है क्योंकि उसने कॉइन को फ्लिप नहीं किया था और ये बात उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है। और इसी डिस्टरबेंस में उसकी गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी हिट कर देती है, जिसमें उसका हाथ टूट जाता है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहां पर दो बच्चे आते हैं जो बहुत देर से यहाँ पर साइकिल चला रहे होते हैं। वो एक बच्चे से उसकी शर्ट मांगता है जिससे वो अपना हाथ बांधकर अपने गले से लटका देता है। वो उस बच्चे को कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। दरअसल इन दोनों बच्चों ने इसे मॉस की पत्नी के घर से बाहर निकलते हुए भी देखा था, जहाँ पर इसने मॉस की पत्नी को मारा है। और इसके बाद एंटन यहाँ से बच के निकल जाता है। वहीं शेरिफ बेल को दिखाया जाता है जिन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है। अपनी जिंदगी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपनी पत्नी को अपने दो सपनों के बारे में बताते हैं। पहला सपना उन्होंने ये देखा होता है जिसमें उन्होंने अपने पिता के दिए हुए पैसों को खो दिया है, और दूसरा सपना ये होता है कि वो अपने पिता के साथ एक स्नोई माउंटेन में गए होते हैं जहाँ पर चारों तरफ अंधकार होता है। लेकिन फिर उसके पिता आगे जाकर आग जलाते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। दरअसल उनके पहले सपने का मतलब मॉस से जुड़ा होता है। उन्होंने मॉस की पत्नी से वादा किया था कि वो मॉस को बचा लेंगे, लेकिन वो मॉस को नहीं बचा पाए। और दूसरे सपने का मतलब उम्मीद से होता है, जो उम्मीद उनके पिता ने उन्हें दी थी, लेकिन वो उम्मीद दूसरे लोगों को नहीं दे पाए। इसीलिए वक्त से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और अपने शेरिफ के टाइम पीरियड को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया। दरअसल अब जो वक्त है वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो लोग जो अब ओल्ड हो चुके हैं, जो कभी जवान थे, उनका वक्त दूसरा था। उस वक्त इतना क्राइम नहीं था, लेकिन अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। कोई भी इंसान किसी को मारने से पहले सोचता नहीं है। यहाँ पर नशे का कारोबार होता है। हर वो गलत काम होता है जो इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है। और यही एक कारण है कि इस फिल्म का नाम नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन है, क्योंकि जो अब ओल्ड हो चुके हैं उनके लिए अब ये दुनिया नहीं है। उनका वक्त, उनकी दुनिया दूसरी थी जो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।